दोस्तों आज हम बात करेंगे एक एपिक वॉर फिल्म के बारे में। इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटी वॉर फिल्म्स एवर मेड में गिना जाता है। इसकी कहानी में बहुत गहराई है। ये हमारे सामने कई सवाल खड़े करती है जिसके जवाब ढूंढ पाना वाकई मुश्किल है, पर यही इसकी खूबसूरती है। मैं बात कर रहा हूँ 1979 में आई फिल्म एपोकलिप्स नाउ के बारे में। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने। ये जोसेफ कॉनराड की नॉवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस पे लूजली बेस्ड है। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं मार्लन ब्रैंडो, मार्टिन शीन, रॉबर्ट डुवेल, फ्रेडरिक फॉरेस्ट, एल्बर्ट हॉल, सैम बॉटम्स, लॉरेंस फिशबर्न और डेनिस हॉपर ने। पहले मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा, फिर बात करेंगे इसके टाइटल के बारे में। उसके बाद कम शब्दों में थोड़ा जानेंगे वियतनाम वॉर के बारे में। फिर इसकी थीम्स और नॉवेल के साथ सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे और आखिर में चर्चा करेंगे इसकी एंडिंग की। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिलें। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। .1969 में वियतनाम वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेशल फोर्सेस का कर्नल वॉल्टर ई कर्ट्स जाहिर तौर पर पागल हो चुका है। वो एक कंबोडिया के आउटपोस्ट में है। वो मोंटेग्ना सैनिकों को कमांड करता है जो उसे एक डेमीगॉड की तरह देखते हैं। कर्नल लूकस और जनरल कॉमन जो कर्ट्स के सतर्कता अभियानों यानी कि विजिलेंटी ऑपरेशंस को लेकर चिंता में थे, उन्होंने MACV SOG कैप्टन बेंजामिन एल विलार्ड को असाइन किया कर्ट्स को मारने के लिए एक्सट्रीम प्रेजुडिस के साथ। विलार्ड जो शुरू में इस बारे में मिले जुले ख्याल रखता है, वो नदी के बहाव के विपरीत जाकर उसके सोर्सेस तक पहुंचने के लिए यानी कि अप रिवर जाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स नेवी रिवर पेट्रोल बोट ज्वाइन कर लेता है, जिसे PBR भी कहा जाता है। इसे चीफ कमांड कर रहा है क्रूमैन लांस, शेफ और मिस्टर क्लीन के साथ। वो नुंग नदी पे जाने की चर्चा के लिए सर्फिंग एंथुजियास्ट लेफ्टिनेंट कर्नल बिलगोर से मिलता है जो कि फर्स्ट कैवलरी कमांडर हैं। किलगोर पहले लांस का मजाक उड़ाता है, पर जब उसे पता चलता है कि वो एक फेमस सर्फर है तो वो उससे दोस्ती कर लेता है और उन्हें नुंग के वियत कॉन्ग जो कि कोस्टल माउथ पर है वहां ले जाने के लिए मान जाता है। हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन शाम को धावा बोलते हैं जिसमें किलगोर लोकल कार्डर्स पर एक नेपाम हमला करने का ऑर्डर देता है। नेपाम एक हाईली फ्लेमेबल चिपचिपी जेली की तरह होता है जिसे आग लगाने वाले बॉम्ब्स और फ्लेम थ्रोवर्स में इस्तेमाल किया जाता है। विलार्ड अपने आदमियों को PBR में इकट्ठा करता है और चढ़ाई का सफर शुरू करता है। अब तनाव बढ़ना शुरू होता है क्योंकि विलार्ड खुद को PBR की कमांड में मानता है, जबकि चीफ विलार्ड के उद्देश्यों के अलावा दूसरे उद्देश्यों को प्रायोरिटीज देता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विलार्ड अपने मिशन का थोड़ा सा खुलासा चीफ के सामने करता है क्योंकि उसके मन में एक चिंता है कि उसका मिशन क्यों आगे बढ़ना चाहिए। वो अपनी इस फीलिंग को शांत रखना चाहता है। जैसे ही रात होती है PBR नुंग नदी के अमेरिकन डोलंग ब्रिज आउटपोस्ट पर पहुंच जाती है। अप रिवर पर क्या है इस जानकारी को ढूंढने के लिए विलार्ड और लांस वहां एंटर करते हैं। वहां उन्हें कमांडर नहीं मिलता। विलार्ड चीफ को कंटिन्यू करने के ऑर्डर्स देता है क्योंकि एक ना दिखने वाला दुश्मन ब्रिज पर हमला कर देता है। अगले दिन विलार्ड को एक डिस्पैच यानी कि ऑफिशियल रिपोर्ट से पता चलता है कि एक और MACV SOG ऑपरेटिव कैप्टन कॉल्बी को पहले विलार्ड जैसे ही मिशन पे भेजा गया था, पर उसने अब कर्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। जैसे ही क्रू घर से आए हुए खतों को पढ़ता है, लांस एक स्मोक ग्रेनेड को एक्टिवेट कर देता है जो एक छद्मावरण किए हुए यानी कि कैमोफ्लाज दुश्मन का ध्यान उनकी तरफ खींचता है और मिस्टर क्लीन की मौत हो जाती है। आगे अप रिवर में चीफ को एक भाला भेद जाता है जो वहां के नेटिव्स ने फेंका था और वो उससे विलार्ड को मारने की कोशिश करता है। विलार्ड उसका दम घोटता है और लांस चीफ को नदी में फेंक देता है। विलार्ड अपने मिशन के बारे में शेफ को बताता है, पर मिशन की तरफ शेफ के गुस्से के बावजूद वो विलार्ड का ऑफर ठुकरा देता है कि वो अकेला इस काम को जारी रखे और वो इस बात पर जोर देता है कि वो साथ में मिशन पूरा करेंगे। PBR कर्ट्स के आउटपोस्ट पे आ जाती है
और सर्वाइविंग क्रू एक अमेरिकन फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट से मिलता है जो पागलों की तरह कर्ट्स के काम की तारीफ करता है। जैसे ही वो भटकते हुए आगे बढ़ते हैं, उनका सामना कॉल्बी से होता है, जिसकी हालत लगभग एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की तरह ही है। उसके साथ दूसरे यूएस सर्विसमैन भी हैं जो अब कर्ट्स की रेनेगेड आर्मी का हिस्सा हैं। पीबीआर लौटकर बाद में विलार्ड लांस को अपने साथ ले जाता है। वो शेफ को ये ऑर्डर्स दे के पीछे छोड़ देता है कि अगर वो वापस ना आए तो कर्ट्स के कंपाउंड पर एयर स्ट्राइक करवा देना। कर्ट्स बाद में शेफ को मार देता है। कैंप में विलार्ड को अधीन कर लिया जाता है और एक अंधेरे से मंदिर में कर्ट्स के सामने लाया जाता है। टॉर्चर करके कुछ दिन कैद रखने के बाद विलार्ड को छोड़ दिया जाता है और उसे कंपाउंड में आजादी से घूमने की इजाजत दे दी जाती है। कर्ट्स वियट कॉन्ग की निर्दयता और डेडिकेशन की तारीफ करते हुए उसे अपनी वॉर, ह्यूमन कंडीशन और सिविलाइजेशन की थ्योरीज पर लेक्चर देता है। कर्ट्स उसकी फैमिली के बारे में चर्चा करता है और विलार्ड से कहता है कि वो उसकी मौत के बाद अपने बेटे को उसके बारे में बताए। उस रात जैसे ही मोंटेग्नार्ड सेरेमनी के लिए एक वाटर बफेलो को मारते हैं, विलार्ड चुपके से कर्ट्स के चेंबर में घुस जाता है क्योंकि वो एक रिकॉर्डिंग बना रहा होता है और वो एक मैशेटी से उस पर हमला करता है। जानलेवा रूप से घायल कर्ट्स कहता है द हॉरर और मर जाता है। कंपाउंड में सभी विलार्ड को जाते हुए देखते हैं, जिसके हाथ में कर्ट्स की लिखी हुई चीजों का कलेक्शन है और वो उसके सामने घुटने टेक देते हैं। विलार्ड फिर लांस को बोट तक ले जाता है और वो वहां से निकल जाते हैं। कर्ट्स के आखिरी शब्द भयानक रूप से गूंजते हैं जब सब कुछ धुंधला होकर ब्लैक हो जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इसके टाइटल के बारे में। इस फिल्म के मेन स्क्रीन राइटर जॉन मिलियस ने एक शख्स को एक बटन पिन लगाए हुए देखा जिसपे लिखा था निर्वाणा नाउ, और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी फिल्म का टाइटल रखेंगे अपोकलिप्स नाउ। जैसा कि हम जानते ही हैं, निर्वाणा बुद्धिज्म की आखिरी स्टेज है जो एक खुशी की घड़ी होती है क्योंकि आप सभी दुखों से आज़ाद होते हो। पर मिलियस का ये टाइटल इससे बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि इसका मतलब था पूरी तबाही और मौत, यानी कि दुनिया का खात्मा। हमें पता है कि अपोकलिप्स का मतलब इंग्लिश में होता है कयामत, पर ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है सच को सामने लाना। और क्योंकि विलार्ड नदी के अपने उस सफर के दौरान युद्ध और बुराइयों की सच्चाई को जान जाता है, तो इसे भी सच के सामने आने की तरह ही देखा जा सकता है और इस टाइटल को एक मतलब मिलता है। हम कभी भी किसी को ये शब्द कहते हुए नहीं सुनते, सिर्फ कर्ट्स के कंपाउंड की दीवार पर उसकी ग्राफिटी देखते हैं जिसमें लिखा होता है आवर मोटो अपोकलिप्स नाउ, जिसे किसी इंग्लिश बोलने वाले ने लिखा, यानी कि या तो ये कर्ट्स है या फोटो जर्नलिस्ट है या फिर कॉल्बी है। पर सबसे ज्यादा संभावना कर्ट्स की ही लगती है, क्योंकि वो उस पुरानी तबाही को अपने काम के मतलब के रूप में गले लगा चुका है। विलार्ड देखता है कि कर्ट्स ने एक मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा था कि बॉम्ब गिरा दो, उन सभी को खत्म कर दो। विलार्ड जानता है कि उसने क्या देखा, वो जानता है कि ये अपोकलिप्स है। चलिए अब ब्रीफली समझते हैं वियतनाम वॉर को। वियतनाम फ्रांस के अधीन था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में नॉर्थ के कम्युनिस्ट ने फ्रांस से अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। फ्रेंच लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, पर वो पहली इंडो चाइना वॉर हार चुके थे, इसलिए उन्हें जाना ही था। लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि 1954 में वियतनाम 2 हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ वाला कम्युनिस्ट और साउथ वाला नॉन कम्युनिस्ट। साउथ वियतनाम में सरकार चीज़ों की देखरेख कर रही थी। वहाँ के बहुत से लोग अपनी सरकार को पसंद नहीं करते थे, इसलिए 1960 में उन्होंने गोरिल्ला फोर्स बनाना स्टार्ट किया, जिसे वियट कॉन्ग कहा गया। इसमें उन्हें रशिया और चाइना का साथ भी मिला। कम्युनिज्म के फैलने के डर से यूएसए ने साउथ सरकार की मदद करना शुरू किया, पहले मिलिट्री एडवाइजर्स भेजकर और बाद में वहां सैनिकों को तैनात करके। इस दौरान वहां बहुत खून खराबा हुआ। 1968 में यूएसए के लगभग 5 लाख लोग वियतनाम के अंदर तैनात थे, पर कहीं न कहीं इस लड़ाई में नॉर्थ वियतनामीज आर्मी भी शामिल हो गई। इस दौरान सबसे बड़ी घटना ये हुई कि अमेरिका के लोगों ने इस लड़ाई को सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे वो वहां से अपने लोगों को कम करने लगे। 1972 आते आते उनके 20 गुना सैनिक वहां से कम हो चुके थे और 1973 में वहां लगभग ना के बराबर अमेरिकन थे।
इसके बाद एक सीज फायर साइन किया गया। मार्च 1975 में नॉर्थ वियतनामीज आर्मी ने इस पूरे संघर्ष को खत्म करने का फैसला लिया और 1975 की कुछ हफ्तों के अंदर स्प्रिंग ऑफेंसिव ने साउथ वियतनाम की राजधानी साइगोन पर अपना अधिकार जमाया, जिससे आखिरकार 1976 में दोनों वियतनाम्स को मिलाकर एक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम में बदल दिया गया। अब आते हैं इसकी थीम्स पर। पहली और सबसे जाहिर थीम जो है वो है वॉर की, यानी युद्ध की। अपोकलिप्स नाउ एक नर्क के रास्ते की तरह है। ये एक ऐसा खतरनाक सफर है जिसमें जब भी आप ऐसा सोचेंगे कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी कुछ और ज्यादा बुरा हो जाता है। युद्ध की क्रूरता या ब्रुटैलिटी और लोगों को खत्म करती हुई हिंसा को उजागर करते हुए ये फिल्म युद्ध विरोधी यानी एंटी वॉर फिल्म्स की कतार में काफी आगे नजर आती है। ऊंचे विचार और देशभक्ति वियतनाम वॉर पर बनी इस फिल्म में कोई मायने नहीं रखती। वियतनाम वॉर अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। बहुत से अमेरिकन तो ये भी नहीं जानते थे कि हम ये लड़ क्यों रहे हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी, इसे जीतने के चांसेस उतने ही कम होते जा रहे थे। कुछ कमांडर्स ऐसे ऑपरेशंस में शामिल थे जिन पे सवालिया निशान था। एक ऑफिसर ने ये समझाते हुए कि क्यों लोगों की एक पूरी कम्युनिटी का सफाया कर दिया गया, उसने जर्नलिस्ट से कहा कि टाउन को बचाने के लिए उसे तबाह करना जरूरी हो गया था। ये बात इस फिल्म की तरह ही नजर आती है। मूवी का विलन कर्नल कर्ट्स वॉर की बुराइयों को रिप्रेजेंट करता है। उसके अजीब से लुक्स और जगह को देखकर लगता है कि वो सारा केओस जो आज तक हमने वॉर मूवीज में देखा है, वो सब इस अकेले और पागल आदमी के रूप में अवतरित हुआ है। विलाड का कर्ट्स का सामना करने तक का सफर असल में दर्शकों का भी सफर है। हमें भी लगने लगता है कि हम उसी नदी से गुजर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि वॉर का असली मतलब होता क्या है, जो विनाश के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी थीम है पागलपन की। इस फिल्म में पागलपन की थीम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर किया गया है और ये वॉर के असली नेचर के बारे में कई सवाल उठाती है। कर्नल कर्ट्स पूरी तरह से अपना आपा खो चुका है। उसे अत्याचार करना पसंद है और निर्दयता यानी कि ब्रुटैलिटी को वो जीतने की स्ट्रेटजी में एक बहुत जरूरी हिस्सा मानता है। कर्ट्स को उसके फॉलोअर जो उसे भगवान की तरह मानते हैं, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या ये नहीं हो सकता कि जो कर्ट्स का बर्ताव अब हो गया है वो उसी वॉर का एक लॉजिकल एक्सटेंशन हो जो वो लड़ रहा था। उसके तरीके बड़े ही बेसब्र और सोचे समझे लगते हैं, पर अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या विलाड उससे बहुत ज्यादा अलग था? और उस जर्नलिस्ट का क्या, जो कर्ट्स की तारीफ में कह रहा था कि वो एक महान आदमी है? दरअसल फिल्म हमसे पूछती है कि वॉर के तनाव में क्या कोई भी ऐसे गहरे अंत तक नहीं पहुंच सकता? हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि सभी वॉर से ट्रॉमेटाइज्ड लोगों को किसी का सर काटकर अपना पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है। मगर हम ये बात भी नहीं नकार सकते कि वॉर के हालात किसी की भी मानसिक सेहत के लिए सही नहीं है। इस फिल्म में ये थीम इस कदर प्रबल थी कि इससे जुड़े लोगों की जिंदगी पर भी इसने असर डाला। डायरेक्टर के मन में इसे बनाते वक्त आत्महत्या के विचार आने लगे थे। एक्टर्स की भी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे प्रोडक्शन का ही नर्वस ब्रेकडाउन हो गया हो। अब इससे ज्यादा भी थीम क्या सार्थक हो सकती है। तीसरी थीम है पावर की। कर्नल कर्ट्स की वॉरक्राफ्ट की एक अपनी ही दुनिया है जहां उसके फॉलोअर्स और दुश्मनों पे पूरी पावर उसी की है। उसने अपने लिए एक खाली कंबोडियन टेम्पल की जगह को चुना जो उसके भगवान जैसे रहस्य को बनाए रखने में मदद करती है। अब क्योंकि हम उसकी कहानी को बीच से फॉलो करते हैं तो हमें नहीं पता कि वो इस लेवल तक कैसे पहुंचा, पर हो सकता है इसका उसके कंपाउंड के चारों ओर फैले कटे सरों और क्रूसिफिक्शन से कुछ लेना देना हो। डर, हिंसा, रहस्यपूर्ण ड्रग्स, शायद इन्हीं सब चीज़ों ने उसे उसकी पावर्स दी हैं। पर यहाँ लगभग सभी ऐसे हैं जो ज़्यादा पावरफुल महसूस नहीं करते। सभी को लगता है कि उनकी ज़िंदगी वो ताकतें चला रही हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं हैं, फिर चाहे वो आर्मी हो, जंगल हो या लड़ाई का पागलपन हो। इस फिल्म में कोई जीता नहीं है, सब हारे हैं। चौथी थीम है झूठ और धोखे की। भले ही कर्ट्स को अत्याचार करने का शौक हो, पर इसके बावजूद उसके कुछ उसूल हैं जिन पे वो जीता है। और शायद जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है वो है बेईमानी। उसे लगता है कि जिन जनरल्स को उसे कमांड देनी चाहिए थी वो पाखंडी हैं, क्योंकि वो ये दावा करते हैं कि वो गैर कानूनी तौर पर क्रूरता कर रहा था, जबकि वो सिर्फ वही कर रहा था जो वो लोग उससे करवाना चाहते थे, जो है लड़ाई जीतना।
कर्ड्स के लिए क्रूरता एक सच्चाई है। ये इस संघर्ष से बाहर निकलने का इकलौता तरीका है। ये बात उसे पागल कर देती है कि आर्मी सैनिकों को लोगों को मारने के लिए भेजती है, पर वो उन्हें उनके एयरप्लेन्स पर अश्लील या गंदी चीजें लिखने नहीं देते क्योंकि ये अनैतिक या इमोरल है। उसकी नज़र में वो जो भी कर रहा है उस काम के लिए वो ईमानदार है। यहाँ असली भ्रम ये है कि वॉर एक अच्छे काम के लिए लड़ी जा रही है। 5वीं थीम है अच्छाई बनाम बुराई, यानी कि गुड वर्सेस इविल। नुंग रिवर को छोड़कर अपोकलिप्स नाउ में कुछ भी नैतिकता यानी मोरालिटी से ज्यादा अंधकार से भरा नहीं था। फिल्म को नैतिक अस्पष्टता यानी कि मॉरल एम्बिग्युइटी के साथ शूट किया गया है। हमें कभी ठीक से पता नहीं चल पाता कि अच्छे लोग कौन हैं और बुरे लोग कौन। यहाँ हमारे सामने घातक और जानलेवा वियट कॉन्ग है और जोशीला पर उतना ही खतरनाक किलगोर भी। हम यहाँ यंग अमेरिकन सोल्जर्स को मरा हुआ देखते हैं और फिर मासूम वियतनामी मजदूरों से भरी एक बोट देखते हैं जिन्हें दूसरे यंग अमेरिकन सोल्जर्स ने बिना वजह मार दिया है। फिल्म के संदेशों में से एक संदेश ये भी समझ में आता है कि वॉर टाइम की गर्मा गर्मी में लिए गए फैसलों को जज करने वाले हम लोग कौन होते हैं। जब आप किसी जानलेवा खतरे में होंगे तो क्या उस वक्त अच्छे या बुरे की समझ आपके दिमाग में होगी? क्या वॉर के अपने खास मॉरल सर्कमस्टेंसेस नहीं होते जिन्हें समझना आम जनता के लिए बड़ा ही मुश्किल है? हमें कर्नल कर्ट्स जैसा किरदार देकर, जो कि अपने हिस्से से कई ज्यादा अत्याचार लोगों पर कर चुका है, कपोला दर्शकों को वॉर पर खुद का मॉरल जजमेंट बनाने की चुनौती देते हैं और इसी वजह से इस फिल्म की कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब बात करेंगे नॉवल और फिल्म की सिमिलैरिटीज के बारे में। यहाँ नदी का सफर इंसान के मन के अंदर छिपे अंधकार के सफर की तरह है, जिसे सीधे जोसेफ कॉनराड की क्लासिक नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है, जिसने अपोकलिप्स नाउ को इंस्पिरेशन दी। कॉनराड की बुक में एक सेलर मार्लो अपने सफर को समझाता है जो उसने अफ्रीका की कॉन्गो नदी में किया था, एक कर्ट्स नाम के बेल्जियन बिजनेसमैन के पास पहुंचने के लिए। मार्लो को पता चलता है कि बेल्जियन सरकार ने कॉन्गो को एक साम्राज्यवादी बुरे सपने में बदल दिया है। पूरे देश के रिसोर्सेज को निकालने के दौरान उन्होंने लोकल अफ्रीकन्स को अपने अधीन किया और मार डाला। जब वो आखिरकार कर्ट्स के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो इस फैले हुए पागलपन का जीता जागता एग्जाम्पल है। हालांकि वो अपने ऊंचे आदर्शों के बारे में बात करता है, पर उसने खुद को एक निर्दयी ट्राइबल लीडर बना लिया है। वहां अफ्रीकन्स उसे फॉलो करते हैं। मरते हुए कर्ट्स को नदी के पास ले जाते वक्त मार्लो उसके आखिरी वर्ड सुनता है, द हॉरर, द हॉरर। ये सब सुन के आप भी समझ ही गए होंगे कि ये सब अपोकलिप्स नाउ से काफी सिमिलर है। बस यहाँ बेल्जियन सरकार के शोषण से बने कर्ट्स को कठोर वियतनाम की वॉर से बने कर्ट्स से बदल दिया गया है। ये सब जानने के बाद अब आते हैं इसकी एंडिंग पे। हैरान कर देने वाले आखिरी सीन में विलार्ड कर्ट्स को मार देता है। जानवरों के बलिदान की आग बाहर धधक रही होती है, पर कर्ट्स के मरने और अपने आखिरी शब्द द हॉरर कहने के बाद हमें लगता है कि अब विलार्ड क्या करेगा। क्या कर्ट्स के फॉलोअर विलार्ड को मार देंगे? पर हमें पता चलता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। वो सिर्फ उसकी तरफ देखते हैं, घुटने टेकते हैं, अपने हथियारों को नीचे रख देते हैं और उसे वहां से जाने देते हैं। शायद अब वो उसे अपना नया भगवान मान रहे हैं। वो इतनी सारी परेशानियां झेलकर कर्ट्स को मारने के बाद उनका नया भगवान बनने के लिए वहां नहीं गया था। अगर वो ऐसा करता तो सरकार को किसी और को फिर उसे मारने के लिए भेजना पड़ता और फिर शायद ये सब कुछ बहुत ही लंबा खिंच जाता। विलार्ड तनाव से भरे हुए लांस का हाथ पकड़ता है और उसे ट्राइब से बाहर ले जाता है। जैसे ही वो लोग बोट पे चढ़ते हैं और चलना शुरू करते हैं, हम कर्ट्स के लास्ट वर्ड द हॉरर फिर से सुनते हैं। इसके बाद इस फिल्म के 2 वर्जन हैं। एक में स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और दूसरे में हम शुरुआत के जैसा ही जलते हुए जंगल और उड़ते हुए हेलीकॉप्टर का सीन देखते हैं। अब इसके आखिरी सीन से कुछ सवाल उठते हैं कि विलार्ड ट्राइब का लीडर बनने का फैसला ना लेकर इस साइकिल को तोड़ देता है, पर क्या उसने सच में ऐसा ही किया? बोट पे चढ़ने के बाद जो वो आखिरी काम करता है वो है रेडियो को बंद करना, जब वो सुनता है कि कमांड पोस्ट ने उसको कॉल किया है। तो क्या ऐसा करने से ये माना जा सकता है कि वो भी कर्ट्स की तरह ही हो जाएगा? क्या वो आर्मी और वॉर दोनों से ही ऊब चुका है? पर शायद ऐसा सोचना इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने जैसा होगा। तो इसे हम आसान तरीके से भी देख सकते हैं कि विलार्ड ने वहां से जाने का फैसला लिया और अपने नए मिशन के लिए निकल गया, जो है कर्ट्स की कहानी घर पे अपने बेटे को सुनाना। और शायद एक दिन
कर्ड्स की भयानक विरासत को वियतनाम जैसे ही किसी और जगह को बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। एक और दिलचस्प चीज यहाँ होती है और वो है उसके आखिरी शब्द। उस हॉरर का मतलब असल में है क्या? हो सकता है कर्ड्स ने जो भी गलत काम किए और जो भी बुरी चीजें देखी, ये उसका आखिरी मूल्यांकन या असेसमेंट हो। शायद ये हॉरर ऑफ वॉर और लोग एक दूसरे के साथ किस हद तक बुरा कर सकते हैं इस बारे में बात कर रहा हो। शायद ये कहानी इंसान के नेचर के ऊपर ही सवाल उठाती है। जाहिर है ये स्पष्ट नहीं है, पर यह फिल्म वाकई एक वॉर हॉरर से कम नहीं है। और आखिर में यही कहूंगा कि आपको ये मास्टरपीस जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एपोकलिप्स नाउ का एनालिसिस। आई होप आपको अब ये मूवी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।